नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। सोलमेंट भाग नंबर 3। मेरे घर से करीब 2 घंटे की दूरी पर पड़ता था। मुझे बैंक जाने के लिए अपने घर से 2-2.5 घंटे पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ अहमदाबाद में ट्रैफिक ज़्यादा होता है और थोड़ा लेट पहुँचने पर बैंक मैनेजर गुस्सा हो जाते थे। इसलिए मैं सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाती थी बैंक जाने के लिए। घर पहुँचते पहुँचते मुझे शाम के 7, कभी कभी तो 8 भी बज जाते थे। मैं इसलिए इतनी ज़्यादा थक चुकी होती थी कि उठकर एक गिलास पानी पीने का भी मन नहीं होता था मेरा। उस समय मुझे माँ की बहुत याद आती थी। रोज़ बाहर से कितना खाना मंगवाती, इसलिए कैसे कैसे कर कुछ भी खाकर मेरा गुजारा हो रहा था। पैसे तो थे मेरे पास, पर समय नहीं था कि अपने बारे में कुछ सोचूं करूं। माँ को कुछ कहती तो बस यही कहती कि शादी कर लूं, सब ठीक हो जाएगा। बताओ, अब शादी से सबका भला होता तो देश में इतने तलाक ही क्यों होते? बीवी कमाऊ हो या गृहिणी, पति तो यही चाहता है कि वही उसके लिए खाना पकाए, कपड़े धोए, चाय पानी लेकर खड़ी रहे। माय फूड। मैं तो किसी के लिए भी इतना सब कुछ नहीं करने वाली। मैं अपने मन में सोचती कि शादी तो बराबरी का रिश्ता होता है, तो फिर एक ही क्यों दूसरे के लिए करता रहे। मुझे तो लगता है आज देश में तलाक के मामले इसलिए ही बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को अपनी पार्टनर से एक्सपेक्टेशन बहुत है। इसलिए ही तो मैं शादी से भागती हूँ, पर माँ समझती ही नहीं है। कुछ बोलो तो शादी पर आ जाती है, इसलिए उनसे बोलना ही छोड़ दिया। पापा से इसलिए कुछ नहीं कहती कि वह बेकार में चिंतित हो जाते हैं। मैं यहाँ बैंक के आसपास ही कोई एक कमरे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन मिल नहीं रहा था। वैसे भी बैचलर को जल्दी कोई किराए पर घर नहीं देना चाहता है। पता नहीं क्यों ऋतिक भी इसी बैंक में मेरे साथ ही काम करता था। वह यूपी का ही रहने वाला था, पर उसका घर बिजनौर में था। साथ काम करते हुए जल्दी ही हमारी दोस्ती हो गई थी। ऋतिक इस ब्रांच में 2 सालों से काम कर रहा था, इसलिए उसे यहाँ का सारा कुछ पता था। वह अक्सर मेरे काम में मेरी हेल्प कर दिया करता था। यहाँ तक कि कभी कभी घर जाने में देर हो जाती तो वह अपनी बाइक से मुझे मेरे घर तक छोड़ भी देता था। इस अनजान शहर में जब कोई आपका इतना करे तो मन अपने आप उसके प्रति शुक्रगुजार हो उठता है। ऋतिक के अच्छे व्यवहार के कारण मैं उसके करीब होने लगी थी। हम दोनों ऑफिस के बाद या छुट्टियों में कॉफ़ी पीने या अक्सर कहीं घूमने निकल जाते थे। एक दिन जब मैंने अपनी परेशानी ऋतिक को बताई तो बोला कि वह जल्द ही कुछ करता है। ऋतिक की कोशिश से जल्द ही मुझे बैंक के नज़दीक ही रहने के लिए एक बढ़िया घर मिल गया था। अब मुझे कोई परेशानी नहीं थी, ज़िंदगी से आराम हो गया था। अब बैंक से आने के बाद हमें जितना समय मिल जाता था कि हम दोनों कुछ देर साथ कहीं घूमने निकल सकते थे। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां कम होती जा रही थी। अब हम दोनों अपनी पर्सनल बातें भी एक दूसरे से बेझिझक शेयर करते थे। बातों बातों में ही हम दोनों ने एक दिन एक दूसरे को अपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। हमारे घर में कौन कौन है और क्या करते हैं। मेरे परिवार के बारे में जानने के बाद ऋतिक अपने बारे में बताने लगा कि उसके घर में उसके सिवा उसकी माँ है, एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है। उसके पापा तो हैं, पर वह उनके साथ नहीं रहते। पर क्यों? क्योंकि उनकी माँ उनकी दूसरी पत्नी है। ऋतिक बताने लगा कि उसके पापा उसके नाना के घर में किराए पर रहते थे, तभी उसकी माँ से उन्हें प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। 3 साल साथ रहने के बाद उन्हें 2 बच्चे हुए, लेकिन उनके पापा पहले से शादीशुदा है, यह बात उन्होंने उसकी माँ से छिपा रखी थी। एक दिन अचानक उसके पापा उन्हें छोड़कर अपनी पहली पत्नी और बच्चे के पास राजस्थान रहने चले गए। मेरे पूछने पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वह कहने लगा कि उनके पिताजी ने उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल करने की बात करी और उनकी पहली पत्नी ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी, तो वह उन्हें छोड़कर पहली पत्नी के पास रहने चले गई। ऋतिक फिर बताने लगा कि सदमे में उनके नाना भी गुजर गए, तो उसकी माँ ने बड़े कष्ट से उन्हें और उसकी बहन को बड़ा किया है और पढ़ाया लिखा है, लेकिन अब वह डिप्रेशन में रहने लगी है। और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बेचारे ने पिता के होते हुए भी बिना पिता का जीवन जिया है। अब ऋतिक को लेकर मेरे दिल में और इज्जत बढ़ गई थी। ऋतिक का मेरा इतना ध्यान रखना इस अजनबी शहर में मुझे एक संबल देता था। ऋतिक का पुष्ट हाथ मेरे हाथ में होता था, मुझे लगता मैं बहुत सुरक्षित हाथों में हूँ। अब ऋतिक के बिना मेरा एक पल भी मन नहीं लगता था। ऋतिक का भी यही हाल था। सच बात तो यह थी कि हम दोनों इस रिश्ते में काफ़ी दूर निकल चुके थे। इसलिए हमने यह फैसला किया कि हम एक साथ एक ही घर में रहेंगे, यानी लिव इन में। सब कोई रहते हैं, कोई बात नहीं है इसमें, और माँ पापा को इस बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही क्या है। जल्द ही
2 कमरों का घर लेकर हम दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। इस फ्लैट में ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। हम सिर्फ अपने कपड़े और ज़रूरी सामान ही लेकर यहाँ आए थे। जल्दी ही एक मेड मिल गई हमें, तो हमारा काम और भी आसान हो गया। मेड रोज़ सुबह झाड़ू पोछा, कपड़े और खाना बनाकर चली जाती थी। साथ रहते हुए हम दोनों बहुत खुश थे। मैं ऋतिक से एक पोस्ट ऊपर थी, तो मुझे सैलरी भी उससे ज़्यादा मिलती थी। ऋतिक ने बैंक में क्लर्क से ज्वाइन किया था और फिर उसका प्रमोशन हुआ था, जबकि मैं डायरेक्ट ऑफिसर बनकर बैंक में आई थी। मगर इस बात को लेकर कभी हमारे बीच कोई भेदभाव जैसी बात नहीं होती थी, बल्कि मैं खुद आगे बढ़कर ज़्यादा ही खर्च कर दिया करती थी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। हमारे जीवन में रोज़ नए नए रंग भर रहे थे। इस तरह साथ रहते हुए हमें 1 साल हो गया। एक दिन अचानक ऋतिक की माँ की तबीयत खराब हो गई, तो वह अपने शहर यूपी चला गया। वहाँ से उसने बताया कि उसने अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मैं दे दूँ, वह बाद में वापस कर देगा। मैंने बिना कुछ पूछे जाने उसे पैसे भेज दिए और ऐसा उसने कई बार किया। पर एक बार भी ऋतिक ने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए, बस प्रॉब्लम ही बताता रहा कि उसके जीवन में कितनी समस्याएं हैं। मैंने कभी उससे अपने पैसे नहीं मांगे, यह सोचकर कि जब होंगे खुद ही दे देगा। बेचारा वैसे ही परेशान है। इधर मेरे माँ पापा ने मेरी शादी के लिए एक लड़के का फ़ोटो भेजा। लड़का सीए था और काफ़ी स्मार्ट भी। लड़के का घर परिवार भी अच्छा था, लेकिन मेरे दिल में तो ऋतिक बसा था। मैं उसे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। ऋतिक भी तो कई बार बोल चुका था कि मैं उसकी सोलमेंट हूँ, यानी वह भी मुझसे प्यार करता है। वैसे जुड़े तो हम एक दूसरे के साथ ज़रूरत के लिए थे, लेकिन साथ रहते हुए हमें एक दूसरे की आदत बन चुकी थी। इसलिए मैं हर बार माँ पापा के सामने शादी न करने का कोई न कोई बहाना रख देती थी और वह मान भी जाते थे। ऋतिक अभी भी अपने गांव में ही था अपनी माँ को देखने के। कहीं न कहीं मुझे उसकी माँ की सेहत की फ़िक्र होने लगी थी। मैं अपने एक कलीग से इस विषय पर बात करने लगी, तो वह ज़ोर से हंसते हुए बोला कि मैं चिंता ना करूं, क्योंकि ऋतिक की माँ की कोई तबीयत खराब नहीं है, बल्कि वह अपनी माँ की झूठी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बैंक से हर महीने पैसे लेता है। क्या? मैं तो सुनकर हैरान रह गई, लेकिन मुझे उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इंसान इतना नीच हरकत नहीं कर सकता, और वह भी अपनी माँ को लेकर। सबसे बड़ी बात यह कि क्या उसने अपनी नौकरी की नहीं पड़ी जो ऐसा गलत काम करेगा। लेकिन शक की सुई तो मेरे दिमाग में घुस गई थी, क्योंकि पहले भी कई बार मैंने उसे छोटे छोटे ही पर बैंक में गलत बिल रखते देखा था उसे। पर मैंने उसे टोकते हुए कहा भी था कि यह ठीक नहीं है कर रहा है। मेरी दादी कहा करती थी हीरा चोर और हीरा चोर दोनों बराबर ही होते हैं। लेकिन मेरी बात पर उसने बेफिक्री से हंसते हुए कहा कि सब करते हैं, कुछ नहीं होता, और कौन सा वह बैंक लूट रहा है। मुझे भी इंस्टेंट किया उसने, लेकिन ऐसा करने को कहा, पर मैंने तो साफ मना कर दिया। कुछ दिन बाद ऋतिक ने अपनी माँ की तबीयत की कहकर मुझसे पैसे की मांग की, तो मैंने पैसे देने में असमर्थता जताई और कहा कि क्या सच में उसकी माँ की तबीयत खराब है या यूं ही वह बहाने बना रहा है। मेरी बात सुनकर वह एकदम से गुस्सा हो गया और कहने लगा कि वह उससे पैसे कर्ज मांग रहा है तो वह इतना सवाल क्यों कर रही है। मुझे लगा मैंने बेकार में ही उससे पूछ लिया, हो सकता है वह आदमी झूठ बोला हो और सच में इसकी माँ की तबीयत खराब हो। ऋतिक मुझसे रूठ न जाए, इसलिए मैंने उसे पैसे भेज दिए और पूछा कि वह कब आएगा, तो ऋतिक ने सिर्फ इतना कहकर फ़ोन रख दिया कि वह नहीं कह सकता। एक दिन फिर मैंने उसे फ़ोन लगाया, तो फ़ोन पर किसी महिला ने उठाया। पूछने पर वह बोली कि ऋतिक की पत्नी बोल रही है। पत्नी? मुझे ज़ोर का झटका लगा। मैं कुछ और पूछती कि तभी उसकी एक दूसरी महिला की आवाज़ आई। वह शायद किसी को आवाज़ दे रही थी। ऋतिक की पत्नी फ़ोन टेबल पर ऑन रखकर ही उस महिला की आवाज़ पर भागी। मुझे ऋतिक की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। वह अपनी पत्नी से कुछ बोल रहा था, फिर कुछ हंसने की आवाज़ आई। जब मुझसे सुना नहीं गया तो मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे सारा मामला समझ में आ गया कि ऋतिक एक झूठा और फरेबी इंसान है। उसने सिर्फ बैंक के साथ ही फ्रॉड नहीं किया, बल्कि मेरे साथ भी फ्रॉड किया है। वह मेरे शरीर और पैसे के लिए मुझसे प्यार का नाटक करता रहा आज तक। वह अपनी माँ की झूठी रिपोर्ट बैंक में दिखाकर बैंक को चूना लगाता रहा, लेकिन अब नहीं। मैंने सोच लिया कि उसकी करने का पर्दाफाश करके रहूँगी मैं। इसलिए मैंने बैंक मैनेजर साहब को ऋतिक के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया कि वह बैंक के साथ क्या कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ जानते हुए भी ऐसा नहीं करती तो गलत तो मैं होती न, मुझ पर भी एक्शन लिया जाता, क्योंकि गलत का साथ देने वाला भी उतना ही गलत होता है। जांच बैठाई गई और पाया गया कि ऋतिक ने सच में बैंक के साथ फ्रॉड किया है और इसलिए उसे बैंक से सस्पेंड कर दिया गया। इतना ही नहीं, उस डॉक्टर को भी जो कुछ पैसों के लालच में उसकी माँ की गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाते रहा, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। बैंक में यह रूल है कि अगर किसी एम्प्लॉय के माता पिता उसी पर आश्रित है तो बैंक उनका भी मेडिकल खर्च देती है।
और ऋतिक इसी बात का फ़ायदा उठाकर हर महीने बैंक से हज़ारों रुपए ऐंठ रहा था। मुझे यह बात पता चली कि ऋतिक ने अपने माँ पापा के बारे में जो कहानी बताई वह सब झूठी थी। शादीशुदा होने के बावजूद उसने मुझसे झूठ कहा कि उसकी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और कहानी का एक हिस्सा और भी बाकी है, तो सुनते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।